हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमन बंसल और पेशे से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आप लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारे देश में अनेकों लोकल और नेशनल न्यूज़ चैनल होने के बावजूद मुझे हमेशा एक चीज़ की कमी महसूस हुई है किसी भी इशू या किसी भी टॉपिक पर अपनी ओपिनियन बनाने में। इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जी हाँ, हमारे देश में हजारों गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज एंड वेबसाइट्स हैं जो अपनी रिसर्च, सर्वेज और डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पर काफी सारे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर अपनी रिपोर्ट्स इशू करते हैं। इन रिपोर्ट्स की सबसे खास बात होती है कि ये किसी भी आदमी के पर्सनल जजमेंट या फिर किसी न्यूज शो की डिबेट पर आधारित नहीं होते। ये आधारित होते हैं एक नियम अनुसार की गई रिसर्च के, एक नियम अनुसार किए गए सर्वे के या फिर किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर। और मेरा मानना है कि लोगों को किसी भी इशू पर, चाहे फिर वो इकोनॉमिक इशू हो, चाहे फिर वो उनका रीजनल इशू हो या फिर एक नेशनल इशू हो या फिर किसी पॉलिटिशियंस पर किसी भी तरीके की ओपिनियन बनाने से पहले इन रिपोर्ट्स के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है, बजाय कि किसी आदमी के पर्सनल जजमेंट या फिर डिबेट की। इसी दिशा में मैं लेकर आया हूं आप सबके साथ, आप सबके पास ये चैनल, जिसके माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इन रिपोर्टों में दिए गए फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को सरल से सरल भाषा में आपके सामने लेकर आऊं। कोई ओपिनियन नहीं, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, क्योंकि मेरा मानना है वो काम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ। पिछले एक महीने में आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा या सुना होगा अपने अपनी अपने अपने देश के स्टेट गवर्नमेंट्स के बिगड़ते हुए फाइनेंसेस के बारे में। और पिछले कुछ दिनों से ये ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में है, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी स्टेट्स में लिकर की सेल को अलाउ कर दिया है, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन देखा गया है। तो आज मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन हमारे देश की स्टेट गवर्नमेंट्स के रेवेन्यूज और फाइनेंसेस के ऊपर। हमारे देश की स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यूज के प्राइमरीली दो सोर्सेज हैं। पहला, जो वो अपने स्टेट की इकोनॉमी के थ्रू कमाते हैं, और दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट्स के पास पैसा आता है। अगर हम 2015 से 20 के नेशनल एवरेजेस को देखें तो एवरेज एक स्टेट 53% ऑफ द रेवेन्यूज के लिए खुद अपनी स्टेट की इकोनॉमी पर निर्भर करती है, और बचे हुए 47% के लिए वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से आई ग्रांट्स इन एड, मदद के रूप में जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है उस पर निर्भर करते हैं, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कलेक्टिव टैक्स में एक स्टेट्स का हिस्सा होता है उस पर निर्भर करते हैं। अगर हम 53% ऑफ रेवेन्यू जो कि अपनी स्टेट की इकोनॉमी से आता है उस पर बात करें, तो इस रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि लगभग नेशनल एवरेज पर 45% है, वो टैक्सेस के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स के पास आता है, और बचा हुआ 7 या 8% हिस्सा सरकारें इंटरेस्ट या डिविडेंड्स के फॉर्म में कलेक्ट करती हैं। दोस्तों, ये तो बात रही नेशनल एवरेज की, लेकिन हमारे देश में ऐसी बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा अपने रेवेन्यूज के लिए अपनी खुद की स्टेट की इकोनॉमी पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहला नाम है दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट 89% ऑफ द रेवेन्यूज के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेट की इकोनॉमी पर निर्भर करती है, और सिर्फ 11% के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर है। यहाँ पर इस चीज को नोट करना जरूरी है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट के कलेक्टिव टैक्सेस में
कोई भी हिस्सा नहीं है हमारे देश के संविधान के अनुसार। दिल्ली के अलावा अगर और स्टेट्स की बात करें तो इसकी लाइन में आती है हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका, पंजाब और केरला जैसे प्रदेश, जो लगभग 77% से 64% तक अपने रेवेन्यूज के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने प्रदेश की इकोनॉमी पर निर्भर करती हैं, और बचे हुए करीब 25 से 35% अपने रेवेन्यूज के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर है। अगर हम हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स के ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, यानी कि वो रेवेन्यू जो वो अपनी स्टेट की इकोनॉमी से कमाती हैं, उस रेवेन्यू को फर्दर एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि टैक्स रेवेन्यू एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इस टैक्स रेवेन्यू का मेजर कंट्रीब्यूटर है एसजीएसटी। एसजीएसटी यानी कि जीएसटी का वो कंपोनेंट जो किसी भी राज्य सरकार को डायरेक्टली 100% दिया जाता है। नेशनल एवरेज 2015 से 20 के नेशनल एवरेज के अकॉर्डिंग एसजीएसटी का हिस्सा औसतन 43% है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट्स के ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज का। इसके बाद नंबर आता है सेल्स और सेंट्रल टैक्स, सेल्स टैक्स या फिर वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स पेट्रोल और डीजल पर लगाती हैं। नेशनल एवरेज के अकॉर्डिंग ये हिस्सा लगभग 23% सरकारों के खुद के रेवेन्यू का है। और इसके बाद तीसरा नंबर है एक्साइज ड्यूटी, जो कि शराब पर सरकारों द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लगाई जाती है, जिसका नेशनल एवरेज करीब 13% है। ये तो दोस्तों, ये तो बात रही नेशनल एवरेजेस की, बट हमारे देश में बहुत सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिनकी डिपेंडेंसी एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स पर नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर यूपी गवर्नमेंट और सिक्किम की गवर्नमेंट शराब पर लगाई गई एक्साइज ड्यूटी से रेवेन्यू पर लगभग 24 से 25% तक निर्भर है, इन कंपैरिजन टू द नेशनल एवरेज ऑफ 13%। इसी तरह मध्य प्रदेश और कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य हैं जो लगभग 20% या उससे ज्यादा अपने रेवेन्यूज के लिए सिर्फ और सिर्फ शराब पर लगाए गए टैक्स पे निर्भर करती हैं। इसके बाद अगर हम वैल्यू एडेड की टैक्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसी स्टेट्स करीब 38 से 33% तक अपने रेवेन्यूज के लिए सिर्फ और सिर्फ सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि पेट्रोल और डीजल पर लगाया जाता है, उस पर निर्भर करती हैं, in comparison to the national average of 23%। तो दोस्तों, ये तो बात रही हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स के फाइनेंसेस के कंपोजिशन या स्ट्रक्चर की बेस्ड ऑन दी 2015 से 2020 के नेशनल एवरेजेस पर। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कोविड-19 के चलते हमारे देश की स्टेट गवर्नमेंट्स के फाइनेंसेस पर क्या और कैसे फर्क पड़ा है। मार्च 2020 के सीबीआईसी द्वारा रिलीज किए गए डेटा के अकॉर्डिंग मार्च में जीएसटी के कलेक्शंस में करीब 9,000 करोड़ का डिक्लाइन रिपोर्ट किया गया। अगर नवंबर से फरवरी तक का डाटा देखते हैं तो जीएसटी के कलेक्शंस पिछले साल के सेम महीनों से बढ़ते हुए नोटिस किए जा रहे थे, रिपोर्ट किए जा रहे थे, लेकिन मार्च में 9,000 करोड़ का डिक्लाइन रेवेन्यू कलेक्शंस, जीएसटी के रेवेन्यू कलेक्शंस में किया गया। दोस्तों, मार्च में कोविड-19 के इफेक्ट्स हमारे देश में आना शुरू हुए थे, लेकिन इनका पूरा असर अप्रैल के महीने में दिखना शुरू हुआ इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंसेस। और यही वजह है कि हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रैल के जीएसटी कलेक्शंस के डेटा को डिफर कर दिया है। और बिजनेस टुडे में छपी एक खबर के अनुसार ये अनुमानित है कि जीएसटी के कलेक्शंस
45 से 55 करोड़ रुपए तक गिरकर आ सकते हैं, यानी कि स्ट्रेट 50% का फॉल रिपोर्ट किया जा सकता है। और इस बात की पुष्टि हम जीएसटीएन पर अवेलेबल ई-वे बिल के डेटा से लगा सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग फरवरी 2020 में लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा ई-वे बिल जनरेट किए गए थे, जिनकी संख्या अप्रैल 2020 तक आते आते 1 करोड़ से भी नीचे गिर गई। दोस्तों, ई-वे बिल जीएसटी में जनरेट किया जाता है किसी भी गुड्स की मूवमेंट के लिए एक देश की एक जगह से दूसरी जगह के लिए, यानी कि ये इस बात का प्रमाण है कि अप्रैल 2020 में गुड्स की मूवमेंट पर भारी मात्रा में फर्क पड़ा है और जिसके कारण सरकार के रेवेन्यू कलेक्शंस पर भी भारी मात्रा में फर्क पड़ सकता है। अगर हम इस बात की गहराई को और समझना चाहते हैं तो फिलहाल ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि उनकी राज्य सरकार का रेवेन्यू कलेक्शंस 300 करोड़ तक आकर गिर चुका है, जो पिछले साल अप्रैल के महीने में करीब 3500 करोड़ तक हुआ करता था, यानी कि 90% तक का फॉल रिपोर्ट किया गया है। सिमिलरली वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और आसाम जैसी सरकारों ने भी 80 से 90% तक का फॉल रिपोर्ट किया है अपने स्टेट्स के रेवेन्यूज में। दोस्तों, अब मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कुछ ऐसे इश्यूज जो आने वाले टाइम में हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स के बिगड़ते हुए रेवेन्यूज को और भी बिगाड़ सकते हैं। और इसमें सबसे पहला नाम है जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस जीएसटी में एक प्रोविजन है जो हमारे देश की स्टेट गवर्नमेंट्स को जीएसटी के कारण हुए रेवेन्यू लॉस की भरपाई का वादा करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन ये जीएसटी कंपेंसेशन सेस का वादा सिर्फ 5 साल के लिए किया गया था, जो कि 2022 में खत्म हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि 2022 के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को इस रेवेन्यू गैप जो कि जीएसटी कंपेंसेशन सेस के ना मिलने की वजह से होने वाला है, उसके कुछ अल्टरनेटिव तरीके ढूंढने पड़ेंगे और इसका सबसे बड़ा असर पड़ सकता है कुछ ऐसी सरकारों पर जो भारी मात्रा में इस जीएसटी कंपेंसेशन सेस पर निर्भर करती हैं। और इसमें सबसे बड़े नाम है कर्नाटका, पंजाब और हिमाचल जैसी स्टेट गवर्नमेंट्स, जो लगभग 11 से 9% अपने रेवेन्यू के लिए सिर्फ जीएसटी कंपेंसेशन सेस पर निर्भर करती है। दोस्तों, दूसरा जो इशू है वो है फिलहाल में किए गए फाइनेंस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में चेंजेस। फाइनेंस कमीशन हमारे देश के संविधान के अंदर बनाई गई एक अथॉरिटी है जो हमारे केंद्र सरकार के कलेक्टिव टैक्सेस में स्टेट्स का हिस्सा तय करती हैं और वो हिस्सा कैसे वेरियस स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस क्राइटेरिया को भी सेट करती है। तो फिलहाल में केंद्र सरकार ने इस फाइनेंस कमीशन से पूछा है कि क्या डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक सेपरेट फंड मैकेनिज्म बनाना जरूरी है, और अगर हाँ तो उसको कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाए, उसको कैसे फंड किया जाए। एक अनुमान के अकॉर्डिंग अगर 2019-20 में ऐसे किसी खर्चे को सरकार के कलेक्टिव टैक्स, जिसे हम डिविजिबल पूल कहते हैं, जिसको पूरे देश के स्टेट्स में बांटा जाता है, अगर ऐसे किसी भी खर्चे को उस डिविजिबल पूल से फंड किया गया होता तो स्टेट्स के रेवेन्यूज पे लगभग 7% तक का फर्क पड़ सकता था। यहाँ पर इस बात का नोट करना जरूरी है कि अभी तक फाइनेंस कमीशन ने इस बारे में अपनी कोई भी ओपिनियन नहीं निकाली है, लेकिन फॉर श्योर
आने वाले समय के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी का इशू है। दोस्तों, तीसरा मुद्दा है इसी दिशा में फार्म लोन वेवर्स। जी हाँ, वही फार्म लोन वेवर्स जो आपने फिलहाल में हुए बहुत सारे प्रदेश के चुनावों में इलेक्शन प्रॉमिसेस के रूप में बहुत लोगों से सुने होंगे। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि कोई भी फार्म लोन वेवर किस तरह काम करता है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कोई भी बैंक जिसने किसान को लोन दिया हुआ है, कोई भी किसी भी फार्म लोन वेवर स्कीम के अनाउंस होने पर वो बैंक उस लोन के पैसे को किसान से वसूल करने की बजाय अब उस प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट से वसूल करेगी। इस आधार पर अगर हम आरबीआई के डेटा को देखते हैं तो 2014-15 से लेकर 2019-20 तक 2,63,000 करोड़ तक के किसानों के लोन को माफ किया गया है, जिसमें कि अभी तक 2019-20 तक स्टेट गवर्नमेंट ने सिर्फ 1,74,000 करोड़ की ही पेमेंट करी है बैंक्स को, यानी कि 1,08,000 करोड़ का खर्चा अभी भी सरकारों को करना बाकी है। और ये 1,08,000 करोड़ का खर्चा सरकारों के स्टेट फाइनेंसेस पर, सरकारों के रेवेन्यूज पर एक भारी बर्डन साबित हो सकता है। यहाँ पर एक बात नोट करना जरूरी है कि उसी रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा है कि किसी इन फार्म लोन वेवर्स का फार्मर्स के डिस्ट्रेस पे कोई भी असर नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा ये क्रेडिट कल्चर को बिगाड़ते हैं हमारे देश में। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चौथे और एक मेजर इशू को, उदय एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो 2015 में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी थी कि वो अपनी स्टेट की पावर डिस्कॉम कंपनीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बढ़ते हुए डेट्स को टेक ओवर करें। मार्च 2015 के डेटा के अकॉर्डिंग टोटल डेट इन पावर डिस्कॉम कंपनीज का लगभग 4,80,000 करोड़ था और इस स्कीम के अंदर 15 राज्य सरकारों ने अपने प्रदेश की पावर डिस्कॉम कंपनीज के लगभग 2,10,000 करोड़ के लॉसेस को टेक ओवर किया था। और अगर आप इस डेटा को देखें तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसी सरकारों का भारी हिस्सा इस डेट का आज भी बाकी है, जिस पर फ्यूचर रीपेमेंट्स और इंटरेस्ट लायबिलिटीज के बर्डन को सरकारों को बियर करना है। इसी उदय स्कीम के अंदर एक और प्रोविजन है जो ये कहता है कि इन राज्य सरकारों को इन पावर डिस्कॉम कंपनीज के लॉसेस को फंड करना पड़ेगा अपने स्टेट गवर्नमेंट के बजट्स के थ्रू, और इस फंडिंग को सालाना बढ़ाने का प्रोविजन है। 10% 2018-19 में, 25% 2019-20 में और 50% 2020-21 में। यानी कि अगर पावर डिस्कॉम कंपनीज के लॉसेस बढ़ते हैं इन सालों में, खासकर आने वाले 2020-21 में, तो ये एक बड़ा बर्डन साबित हो सकता है उन राज्य सरकारों के ऊपर जिन्होंने इस स्कीम में अपने आप को एनरोल किया है। तो दोस्तों, फाइनली बात करते हैं इस सब के पॉसिबल इम्पैक्ट पर जो हमें आने वाले समय में दिख सकता है। किसी भी देश की ग्रोथ रेट, किसी भी देश की इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा होता है उस देश की सरकार के द्वारा किए गए कैपिटल एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि वो खर्चा जो सरकारें अपने देश या प्रदेश में कोई असेट को क्रिएट करने में खर्च करती हैं।
यानी कि वो खर्चा जो रोड्स और हाईवेज को बनाने में किया जाता है, वो खर्चा जो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को बनाने में किया जाता है, जिससे देश की आगे की ग्रोथ को तय किया जाता है। अगर हम 2019-20 के इंडिया के कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आंकड़ों के अनुसार करीब 5,70,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ राज्य सरकारों ने मिलकर किया है और केंद्र सरकार ने इसके मुकाबले करीब 3,80,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। तो दोस्तों, किसी भी स्टेट के घटते हुए रेवेन्यूज का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक बड़ा हिस्सा होता है उसका कमिटेड एक्सपेंडिचर। जी हाँ, कमिटेड एक्सपेंडिचर यानी कि वो खर्चा जिसे राज्य सरकारें कम नहीं कर सकती, वो खर्चा जो उन्होंने ऑलरेडी कमिट कर दिया है, जो इन द नेचर ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है। एग्जाम्पल के तौर पर राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली पेंशन टू देयर एम्प्लॉइज, ये एक फिक्स्ड खर्चा है जो राज्य सरकारों को देना ही देना है और वो उसे कम नहीं कर सकती। और इसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट उन सरकारों पर पड़ सकता है जिनका एक बहुत बड़ा हिस्सा, उनके रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ कमिटेड एक्सपेंडिचर में जाता है। इसमें सबसे पहला नाम है पंजाब का, जिसका लगभग 81% ऑफ द रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ कमिटेड एक्सपेंडिचर में जाता है। इसी लाइन में और भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिनका लगभग 70 से 60% तक का खर्चा, रेवेन्यू का पोर्शन सिर्फ और सिर्फ कमिटेड एक्सपेंडिचर में जाता है। यानी कि ये सरकारें अपने इस खर्चे को कम नहीं कर सकती और उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भारी मात्रा में फर्क पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ जल्द ही। थैंक यू।